हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर। और बेटा पीपीएस की इस लेक्चर सीरीज में आज यूनिट 1 का हमारा है लास्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से पढ़ें। और इसके बाद आपकी जो यूनिट 1 का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक मेंशन्ड है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ऑल्दो इसके बारे में मैं थोड़ा बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैंने इसकी एक स्लाइड डाली है जिससे कि आपको इसका फॉर्मल ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है बेटे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अब जब भी हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है कि जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो जब प्रोग्राम रन होगा और रन होने के बाद आपको आउटपुट स्क्रीन मिलेगी, वहां पर जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो टाइप करने के बाद आपको इनपुट, मतलब वो आपके प्रोग्राम में किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में मिल जाएगा, वो वैल्यू इनपुट हो जाएगी। और अगर आप कुछ आउटपुट देना चाहते हैं तो उस जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पर आपको आउटपुट दिखाई देगा। तो उसके लिए बेसिकली हम दो फंक्शंस यूज करते हैं। पहला फंक्शन है स्कैनफ फंक्शन और दूसरा है प्रिंटफ फंक्शन। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, है ना। स्कैनफ फंक्शन क्या होता है बेटा, ये दोनों ही जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स हैं वो कौन सी हेडर फाइल में होते हैं, stdio.h। ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर ये सारे फंक्शंस होते हैं, है ना। तो जो बेसिक फंक्शन है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, कौन कौन से हैं, स्कैनफ और प्रिंटफ। तो स्कैनफ बेसिकली क्या करता है कि अगर मुझे अपने प्रोग्राम में यूजर से कुछ इनपुट एक्सेप्ट कराना है तो हम उसके लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए क्या है, द फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, है ना। और उसके लिए जो भी हम जिस पर्टिकुलर वेरिएबल में, जिस फॉर्म में हम उस इनपुट को लेना चाहते हैं, उस फॉर्म में हम उस इनपुट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो स्कैनफ फंक्शन है उसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स का मतलब उसको लिखने का तरीका, है ना, उसका रूल सेट कि हम उसे किस तरह से कॉल करेंगे। तो देखिए क्या है, देखिए स्कैनफ, पहले हम स्कैनफ लिखते हैं, फिर ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस हम लगाते हैं और इस पैरेंथेसिस के बीच में दो आर्ग्यूमेंट हैं। पहला वाला जो है उसे हम कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिसमें हम सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगाते हैं। और फिर जो सेकंड वाला है वो है आपका वेरिएबल का नाम, है ना। अगर आप किसी वेरिएबल को एज इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो वेरिएबल का नाम हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एंड क्या करता है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। दिस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मतलब ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस बताएगा कि आप जो भी वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए। और फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या हेल्प करता है कि वो आउटपुट स्क्रीन पर आपको नजर आए, किस तरह से नजर आएगी उन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक, अब देखिए अगर हमें सिर्फ एक नंबर को इनपुट करना है तो यहाँ पर क्या केस लिखा है, सिंगल इनपुट, सिर्फ एक नंबर को इनपुट करना है तो उस केस में क्या करते हैं, स्कैनफ। और देखिए अगर a एक इंटीजर है तो उसकी वैल्यू को इनपुट करने के लिए यहां हमने लगाया फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। और ये क्या करेगा, एक इंटीजर की वैल्यू को इनपुट कराएगा और साथ साथ इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें स्क्रीन पर दिखाने का काम करेगा, है ना। तो क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है a, इसकी वैल्यू इनपुट हुई और साथ साथ मान लो मैंने 10 इनपुट किया तो ये 10 इसकी मेमोरी में जाके स्टोर हो गया इसके एड्रेस पर और साथ साथ मुझे स्क्रीन पर ये 10 शो हुआ। ठीक है, तो स्कैनफ ये वाला काम करता है। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर मुझे मल्टीपल इनपुट कराने हैं, एक ही साथ एक से ज्यादा इनपुट कराने हैं, तो उस केस में देखिए क्या लिखते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जितने वेरिएबल्स की वैल्यू आपको इनपुट करानी है उतने ही कॉमा लगा लगा के आप उनको सेपरेट करते चले जाते हैं। लेकिन फॉर्मेट स्ट्रिंग के बीच में आप कभी कॉमा नहीं लगाते। देखिए ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के बीच में जितने भी वेरिएबल इनपुट कराने हैं उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा लीजिए और उसके बाद कॉमा लगा के वो सारे वेरिएबल्स आप लिख देंगे। जो पहली वैल्यू आप टाइप करेंगे वो पहले वेरिएबल में जाएगी, जो दूसरी वैल्यू आप टाइप करेंगे वो दूसरे वेरिएबल में जाएगी। ठीक है, और यहाँ इसकी हेल्प से आपको वो वेरिएबल जो वैल्यूज होंगी वो स्क्रीन पर दिखाई देंगी। चलिए, तो ये तो हुआ आपका स्कैनफ फंक्शन जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम अपने प्रोग्राम्स में भी इसे यूज कर चुके हैं। अब प्रिंटफ क्या करता है कि आप जो भी चीज, कोई टेक्स्ट हो, कोई कांस्टेंट हो, कोई वेरिएबल हो, किसी भी चीज की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है
तो आप आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंटफ फंक्शन यूज करके ये काम कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है बेटा, देखिए प्रिंटफ डबल कोट्स में फॉर्मेट स्ट्रिंग आपने लिखी, मतलब अगर आपको कोई वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो वो वेरिएबल आप यहाँ लिखेंगे और साथ में यहाँ पर उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख देंगे, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे देखिए कितने तरीके से हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर मान लो मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू शो नहीं करनी तो प्रिंटफ क्या करेगा, ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है ये नहीं लिखता, ये क्या करता है सिंपल एक स्ट्रिंग के अंदर वो जो भी हम चाहते हैं कि आउटपुट पर नजर आए वो इस स्ट्रिंग के अंदर हम पास कर देंगे और ये एज इट इज हमें आउटपुट पर नजर आएगा। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला प्रिंटफ हुआ जिसमें हम कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे हैं। हमें क्या करना है कि सिंपल हम चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है ये प्रिंट हो जाए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो हमने इस तरह से इसको प्रिंट कर देना है। अब दूसरा क्या है, प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ इंटीजर इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा ए। ये वाला कौन सा है, देखिए प्रिंटफ विद वन आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि एक फॉर्मेट स्ट्रिंग के साथ एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट भी करा रहे हैं। तो क्या होगा, जो टेक्स्ट लिखा है वो तो एज इट इज आ जाएगा, क्या आएगा द वैल्यू ऑफ इंटीजर इक्वल टू, और इस परसेंटाइल डी की जगह आपको ए की वैल्यू दिख जाएगी, है ना। तो क्या मान लीजिए ए की वैल्यू जो है वो 10 है, तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 10। इस तरह से आपको स्क्रीन पर ये प्रिंट होके दिखेगा। अब ये तो दो चीजें हुई, तीसरा क्या हुआ कि अगर आपको तीन चीजें प्रिंट करनी है, ये देखिए क्या हुआ, प्रिंटफ क्या कह रहा है सम ऑफ परसेंटाइल डी, मतलब पहले वाले वेरिएबल की जगह ये वैल्यू, दूसरे वाले की जगह ये वाली वैल्यू और तीसरे वाले की जगह ये वाली वैल्यू। अगर हम कहें कि ए बी और सी, ए बी और ए प्लस बी, ये तीन वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, तो क्या कह रहे हैं परसेंटाइल डी प्लस परसेंटाइल डी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, दैट मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो पहले वाले की जगह पहले वेरिएबल की वैल्यू, दूसरे परसेंटाइल डी की जगह दूसरे की, और तीसरे की जगह तीसरा जो एक्सप्रेशन है उसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो तीसरे परसेंटाइल डी की जगह आपको शो हो जाएगी, है ना। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट का आप अपने हिसाब से जैसी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। बस आपको ये सीखना है कि इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, हम इसे किस तरह से लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड इनपुट के। एक फंक्शन का नाम है गेट कैर। गेट कैर फंक्शन क्या करता है कि ये एक इंडिविजुअल इनपुट, एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट कराने का काम करता है। जैसे लिखते कैसे हैं, कैर एक्स, मान लो एक्स जो है वो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो मैंने क्या लिखा गेट कैर। ये क्या करेगा, यूजर से एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट कराने का काम कर देगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है, मान लो मैंने इस आउटपुट स्क्रीन पे टाइप किया ए, तो ए एक कैरेक्टर है ना, तो ये क्या करेगा इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा और एक्स के अंदर क्या डाल देगा ए, एक्स में क्या चला जाएगा ए चला जाएगा। अगर मैं इसके बाद एक्स की वैल्यू को प्रिंट करूं तो वो क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा, है ना। एक्स की वैल्यू में ये क्या डाल देगा, ए डाल देगा। अगर मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा के परसेंटाइल से भी प्रिंट करूं या पुट कैर से उसे प्रिंट करूं तो वो ए प्रिंट कर देगा। तो गेट कैर फंक्शन का क्या काम हुआ, एक सिंगल कैरेक्टर को यूजर से इनपुट कराने का काम गेट कैर फंक्शन करता है। ठीक, अब जैसे प्रिंटफ स्कैनफ थे वैसे ही स्कैनफ क्या था, एक इनपुट फंक्शन, उसी तरह गेट कैर भी एक इनपुट फंक्शन है जो एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट कराता है। अब दूसरा है आपका पुट कैर। पुट कैर क्या करता है कि एक सिंगल कैरेक्टर को जो एक्स में है, एक्स के अंदर जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को वो स्क्रीन पे प्रिंट कराने का काम कर देगा। तो ये बेसिकली एक आउटपुट फंक्शन है, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन, दिस इज आउटपुट फंक्शन, है ना, एंड दिस इज एन इनपुट फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शन stdio.h के अंदर बने हुए हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। देखिए सपोज मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेरी हेडर फाइल है जिसे मैंने इंक्लूड किया, है ना। अब मैंने लिखा इंट मेन, और मेन के अंदर कैर एक्स, मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब मैंने क्या कहा, x इज इक्वल टू गेट कैर, इनपुट एक्सेप्ट करो और जो भी इनपुट कैरेक्टर आए उस कैरेक्टर को कहां डाल दो, x में डाल दो। अब क्या करेंगे, पुट कैर x, ठीक है, क्या लिखा पुट कैर x, और यहां लिखा रिटर्न
0 क्योंकि हमने इंट मेन लिखा है और हमने इसे कर दिया बंद। क्या हुआ, ये एक कैरेक्टर वेरिएबल को मैंने क्रिएट किया, फिर उस कैरेक्टर वेरिएबल में मैंने एक कैरेक्टर को रीड किया और जो कैरेक्टर एक्स में रीड हुआ उसको मैंने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ये आउटपुट स्क्रीन की बात करूं, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट स्क्रीन, है ना। तो यहां पर क्या होगा, मान लो मैंने यहां पर ए टाइप किया तो ये ए कहां चला गया, एक्स में चला गया। ये अगर एक्स है तो एक्स में क्या चला गया, ए चला गया। और जब मैंने पुट कैर एक्स किया तो ये क्या करेगा, ए को प्रिंट कर देगा। तो पहले तो मैंने टाइप किया, जो मैंने टाइप किया वो कहां गया, एक्स में, और मुझे दिखा। और उसके बाद जब मैंने पुट कैर के थ्रू इसे दिखाया तो क्या दिखा मुझे, ए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के दो फंक्शंस हैं, डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कौन कौन से फंक्शन स्टैंडर्ड आईओ में यूज होते हैं तो आप इन्हें बता सकते हैं। ठीक है बेटा, एक हो गया आपके प्रिंटफ स्कैनर और दूसरा सेट ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन हो गया आपका गेट कैर और पुट कैर। ठीक बात है। ऐसे ही एक और सेट ऑफ फंक्शन होता है, चलिए इसमें ऐड कर देते हैं। एक और इनपुट आउटपुट फंक्शन है, एक तो है गेट्स, गेट्स और दूसरा है पुट्स। गेट्स जो होता है ये टू इनपुट, या आप कह सकते हैं टू रीड स्ट्रिंग, टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। अगर मुझे किसी यूजर से इनपुट में एक स्ट्रिंग को रीड करना है, मतलब गेट कैर क्या करता था कि एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता था, ए बी सी कुछ भी एक सिंगल कैरेक्टर रीड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो गेटेस है या गेट्स हम जिसे बोल देते हैं वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रीड कर लेता है। जैसे मैं लिखूं हेलो, है ना, उसके बाद मैंने प्रेस किया एंटर, तो एंटर करते ही वो हेलो जो होगा वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग में चला जाएगा। हम स्ट्रिंग लेंगे, उस स्ट्रिंग के अंदर ये हम इसे डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही पुट्स जो है टू प्रिंट अ स्ट्रिंग, पुट्स जो फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करता है। तो ये दोनों भी क्या करते हैं, ये एक स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं और ये एक स्ट्रिंग को आउटपुट दे देता है। तो दिस इज अ, ये क्या है, ये कैसा फंक्शन है बेटा, गेट, गेट इज एन इनपुट फंक्शन, है ना। और जो ये पुट्स है दिस इज एन आउटपुट फंक्शन। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, अगर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस आपसे पूछ ले तो ये तीन सेट ऑफ फंक्शंस आप अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां से ये टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्टोरेज क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, हर दूसरे एग्जाम में रिपीट हो जाता है। ठीक है, और किस तरह से पूछा जाता है, आपके पास 4 स्टोरेज क्लासेस हैं, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले तो। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है कि इन चारों स्टोरेज क्लासेस में से कोई सी 2 स्टोरेज क्लास पूछ ली जाती है कि इनके बीच में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंस बताइए। या फिर एक पूरा जो सेक्शन सी है उसमें एक पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का जो भी आपकी वेटेज है क्वेश्चन पेपर में, पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें एक्सप्लेन ऑल स्टोरेज क्लासेस यूज्ड इन सी। तो जितनी भी आज का लेक्चर है ये पूरा एक क्वेश्चन के अंदर फ्रेम हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी इसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जरूरी हैं, तो उन सब के बारे में हम आप डिटेल में आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी अब स्टोरेज क्लास पढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं कि हम जब भी किसी डिक्लेरेशन की बात करते हैं, यहां तक तो चलिए हमने एक वेरिएबल के बारे में, इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में बात की। अब मैं आपसे बात कर रही हूं कि डिक्लेरेशन क्या होती थी। जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या करते थे उसमें, डिक्लेरेशन का मतलब क्या था। जैसे मैंने लिखा इंट एक्स, है ना, इसे हम डिक्लेरेशन कहते थे। तो हम क्या बोलते थे, अब ध्यान से समझना है, ये जो एक वेरिएबल है एक्स, अभी तक हमें क्या पता है कि इस वेरिएबल के लिए कंपाइलर एक मेमोरी एलोकेट कर देता है। जो मेमोरी एलोकेट होती है उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है ना। इस वेरिएबल के बारे में ये जो आपका डेटा टाइप है वो क्या क्या बातें बताता है, 2 बातें बताता है, 3 बातें। क्या कि पहली बात तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर होगी, है ना, पहली बात। टाइप ऑफ वैल्यू एक बात बताई, दूसरी बात साइज, है ना,
इन द मेमोरी, साइज इन मेमोरी, कितना साइज मिलेगा इसे, कितने बाइट में वो वैल्यू स्टोर होगी। और तीसरी बात ऑपरेशंस, ऑपरेशंस पॉसिबल ऑन एक्स, है ना। तो ये जो डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप ने इस पर्टिकुलर एक्स वेरिएबल के बारे में, इन तीन चीज के बारे में हमें बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करेगा। अब अगर मैं 16 बिट कंपाइलर की बात करूं, देखो बेटा, जो इंटीजर की वैल्यू होती है ना, वो 16 बिट कंपाइलर पर अलग होती है और 32 बिट कंपाइलर पर अलग। कंपाइलर डिपेंडेंट होती है, इंटीजर का सिर्फ साइज होता है। मतलब जितने भी 16 बिट कंपाइलर्स हैं, जैसे आपका टर्बोसी है ना, जिस 16 बिट कंपाइलर पे जो इंटीजर है वो 2 बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है। जबकि जो 32 बिट कंपाइलर हैं उन पर इंटीजर 4 बाइट का होता है। तो मैं जो भी एग्जांपल दे रही हूं, मैं 16 बिट कंपाइलर को मान के चल रही हूं। तो मैंने ये माना कि जो इंटीजर है उसका जो साइज है वो 2 बाइट है ना। तो इसके टाइप ने मुझे ये बता दिया कि ये जो मेमोरी में स्पेस मिला ये 2 बाइट का मिला। दूसरी बात, क्या इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। दूसरी बात, ये 2 बाइट का लोकेट हो गया। तीसरी बात कि हम इंटीजर वैल्यू पर जो जो ऑपरेशंस कर सकते हैं, किसी इंटीजर नंबर पर जो जो ऑपरेशंस हो सकते हैं, वो सारे ऑपरेशन हम इस एक्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये तीन बातें इसकी डिक्लेरेशन ने, या ये कह सकते हैं कि इसके डेटा टाइप ने हमें बता दी। अब इसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी हैं जो ये एक्स वेरिएबल के बारे में हमें जाननी जरूरी है। वो क्या, वो 4 बातें क्या क्या हैं, उन 4 बातों के बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि ये जो बची हुई 4 बातें हैं वो कौन बताता है। देखिए, पहली बात, वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर्ड। मतलब क्या हुई कि हमने कहा, ये लिखिए यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मैंने कहा इंट एक्स ये वेरिएबल है। अब अगर मैंने इसको मेमोरी एलोकेट की, इसका नाम है एक्स और इसे मिले 2 बाइट, ठीक बात है। इसमें इंटीजर स्टोर होगा, ये 2 बाइट में स्टोर होगा, इस पे प्लस माइनस जो भी एडिशन हम सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, हमें पता चल गया। इसके अलावा ये जो वेरिएबल को मेमोरी मिली, ये मेमोरी उसे कहां मिली। प्रोसेसर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो 2 मेमोरीज हैं। कौन कौन सी मेमोरी, कौन कौन सी हो सकती हैं, 2 मेमोरी पॉसिबल। एक तो होती है सीपीयू रजिस्टर जो प्रोसेसर के पास है ना, और दूसरा हो सकता है रैम। 2 पॉसिबिलिटीज हैं भाई। जो वेरिएबल क्रिएट हुआ वो वेरिएबल रजिस्टर के अंदर क्रिएट हुआ। हमने पहले पढ़ा था क्या कि ये प्रोसेसर है और प्रोसेसर के अंदर एक होता है एएलयू, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है पूरा रजिस्टर स्टैक जिसमें मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, है ना। तो क्या मतलब हुआ कि जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया वो वेरिएबल रैम में जाके स्टोर होगा या सीपीयू रजिस्टर में। वो जो उसको मेमोरी मिली वो इन दोनों में से कहां मिलेगी, तो ये कौन बताएगा, ये उस वेरिएबल की स्टोरेज क्लास बताएगी, है ना। अभी पढ़ेंगे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, किन कीवर्ड्स को हम स्टोरेज क्लास बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या हुई कि किसी भी वेरिएबल को ये जो मेमोरी मिली, ये मेमोरी रजिस्टर में मिली, सीपीयू रजिस्टर में मिली या फिर रैम में मिली, ये कौन बताएगा, उसकी स्टोरेज क्लास बताएगी। चलिए दूसरी बात, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इनिशियल वैल्यू का क्या मतलब होता है, मतलब आप समझिए, आप देखिए, अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल को यहां पर क्रिएट किया, उसे ये मेमोरी मिल गई। क्या अभी तक मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू डाली, नहीं डाली। देखिए यहां पर मैंने मान लो 2 डिक्लेरेशन है, पहला केस दूसरा केस। पहला केस है इंट एक्स और दूसरा केस है इंट एक्स इक्वल टू 10। ये क्या है, डिक्लेरेशन, जिसमें कि एक्स को मैंने क्रिएट तो कर दिया लेकिन मैंने एक्स के अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं दी। दूसरा केस क्या है, ये क्या है, डिक्लेरेशन अलोंग विद इनिशियलाइजेशन। मैंने डिक्लेयर भी किया और साथ साथ इसको एक इनिशियल वैल्यू दे दी। ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ये क्या कहता है कि एक्स क्रिएट होगा और क्रिएट होते ही एक्स के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ये वाली स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब तक आपने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, अब इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। बाय डिफॉल्ट जब तक आप इसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो अब जब ये मेमोरी एलोकेट हुई तो इसमें क्या स्टोर हुआ, ठीक है। इसके भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज, गार्बेज वैल्यू, 2 वैल्यू होती हैं, या तो गार्बेज वैल्यू या फिर 0।
दो टाइप की इनिशियल वैल्यूज हो सकती हैं। जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो डिपेंड करेगा उसकी क्या स्टोरेज क्लास है, उसकी वैल्यू गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है उसके अंदर और एक जीरो भी स्टोर हो सकता है। अब ये गार्बेज वैल्यू क्या है भाई? कोई भी इररेलेवेंट वैल्यू, अनस्पेसिफाइड, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब एनी रैंडम वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इनसाइड दिस वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि आपने जगह बनाई, मेमोरी में एलोकेट की, और अगर आपने इसे कोई वैल्यू नहीं दी तो ऑटोमेटिकली जाके 1 2 3 4 -10 -5 0.5 समथिंग कुछ भी, एनी वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्स। वो वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है, हमें उसे बाद में ओवरराइट ही करना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो उसकी स्टोरेज क्लास हमें ये बताएगी कि उस वेरिएबल को क्रिएट करने के टाइम पर जब तक हमने उसमें कोई वैल्यू नहीं दी तो उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल की स्टोरेज क्लास वो एंटिटी है जो ये बताती है कि वेरिएबल को क्रिएट करते हुए उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट x, है ना, तो इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू दो हो सकती हैं, या तो गार्बेज वैल्यू या फिर जीरो। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू कैन बी इधर गार्बेज वैल्यू और जीरो, जब तक मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। और जैसे ही अगर मैं इसके अंदर मान लो यहाँ पर इक्वल टू 10 लिख दूं तो वो वैल्यू फिर उससे रिप्लेस हो जाएगी, 10 आ जाएगा, गार्बेज वैल्यू चली जाएगी या जीरो चला जाएगा। ठीक बात है। चलिए अब तीसरी बात, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, क्या कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का स्कोप क्या है? स्कोप कितने तरह के होते हैं बेटा? लोकल, दो तरह के स्कोप होते हैं, पहला लोकल है ना और दूसरा ग्लोबल, है ना, दो स्कोप होते हैं, पहला लोकल और दूसरा ग्लोबल। इन दोनों में से जो वेरिएबल है उसकी स्टोरेज क्लास ये बता देती है कि ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? जो किसी ब्रैकेट के अंदर बनाए जाते हैं और उसी ब्रैकेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाहर आप उन्हें यूज नहीं कर सकते, वहां वो विजिबल नहीं होते। ठीक बात है। चलिए अब आखिरी पॉइंट क्या है कि व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, मतलब हाउ लॉन्ग वुड द वेरिएबल एग्जिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस बात का क्या मतलब है? देखिए भाई, हम ये कहते हैं कि जैसे ही हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते ही ऑटोमेटिकली वो एक मेमोरी में स्पेस ले लेता है ना। अब आप खुद सोच के देखिए कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने 10 वेरिएबल बनाए, मान लीजिए 4 5 10 कितने भी वेरिएबल बनाए, उन सारे वेरिएबल्स को मेमोरी मिल जाती है। जब आप उन्हें डिक्लेयर करते हो, उनकी वैल्यू देते हो तो उन्हें वो मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। तो क्या ये वैल्यू, ये जो मेमोरी में उन्हें स्पेस मिला, क्या ये परमानेंटली मिल जाता है या कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? ये जो मेमोरी होती है ये फ्री हो जाती है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएबल के लाइफ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वेरिएबल जो किस स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो लाइफ है वो कब तक रहेगी, कितनी देर तक उसकी वैल्यू मेमोरी में परसिस्ट करेगी और कितनी देर बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? उसका वेरिएबल का लाइफ टाइम। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जिस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर है, अगर उस वेरिएबल की स्टोरेज क्लास बट कहती है कि ये इस स्कोप के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो तब तक वो वेरिएबल वहां पर जीवित रहेगा, है ना, और जैसे ही वो अपने स्कोप के बाहर जाएगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो ये कौन बताएगा? ये भी स्टोरेज क्लास ही बताएगी। तो अब क्या हुई कुल मिला के बाद कि जो वेरिएबल है उसकी स्टोरेज क्लास उसके बारे में 4 चीजें बताती है। क्या? पहली बात, अब हम इनको समराइज कर लेते हैं, कौन कौन सी बातें बताती है स्टोरेज क्लास। देखिए, किसी भी वेरिएबल की स्टोरेज क्लास उसके बारे में 4 बातें बताएगी। पहली बात, स्टोरेज कहाँ स्टोर हुआ, है ना, पहली चीज। दूसरा, उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है। ठीक। तीसरा, वो कैसा स्कोप है, लोकल या ग्लोबल, लोकल स्टोर होगा या ग्लोबल होगा, और ये है उसका लाइफ टाइम। तो कुल मिला के आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जो स्टोरेज क्लास है वो ये 4 बातें किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में बताती है। इनके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए, चलिए
तो अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि कितनी तरह की स्टोरेज क्लास होती है। हमारे पास टोटल 4 तरह की स्टोरेज क्लास अवेलेबल है। कौन कौन सी? पहली है ऑटोमेटिक, दूसरी है रजिस्टर, फिर स्टैटिक, फिर एक्सटर्नल। ये 4 स्टोरेज क्लास हैं जो हमें पढ़नी है, जिनके बारे में हमें समझना है कि इस टाइप का अगर कोई वेरिएबल क्रिएट होगा तो उस वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। चलिए, सबसे पहली जो स्टोरेज क्लास है उसका नाम है ऑटोमेटिक। अब इन स्टोरेज क्लासेस को लिखने के लिए, इन पर्टिकुलर स्टोरेज क्लासेस के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड्स को हम अपने कोड में यूज करते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास लिखने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं ऑटो। और बेटा ये सारे के सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं ये लोअर केस में हैं, ध्यान रखना। आप कहीं भी किसी भी लेटर को अपर केस में नहीं बनाएंगे। रजिस्टर स्टोरेज क्लास का क्या है? रजिस्टर, ठीक है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास को स्टैटिक ही लिखते हैं, और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को हम लिखते हैं एक्सटर्न। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को लिखते हैं एक्सटर्न। तो ये 4 कीवर्ड्स हैं। देखिए अब आपने कितने कीवर्ड पढ़ लिए? ये जितने भी आपने इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड पढ़े थे ये सब कीवर्ड्स थे। उसके बाद आपने पढ़ा अनसाइंड, साइंड, लॉन्ग, शॉर्ट, वो भी सब कीवर्ड थे। अब आप नए क्या पढ़ रहे हैं? ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, ये भी सारे कीवर्ड्स हैं। इंक्लूड कीवर्ड है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, जो हमने कहा था टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं सी में, तो उनमें से आपके सामने अभी तक काफी सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो इनको आप एक एक करके रिकॉल करते जाएंगे। चलिए अब एक एक स्टोरेज क्लास को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहली जो स्टोरेज क्लास है उसका नाम है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। देखिए मैंने लिख भी रखा है कि इसका जो कीवर्ड है वो है ऑटो। चलिए देखिए क्या है। हर स्टोरेज क्लास के बारे में ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सिंपल सी बात है कि ये 4 पॉइंट आपको हर स्टोरेज क्लास के बारे में याद रखने हैं। क्या कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को जो स्टोरेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? मेमोरी, मतलब रैम। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होगा? रैम में स्टोर होगा। उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी गार्बेज वैल्यू, और स्कोप होगा लोकल। जिस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर या जिस ब्रैकेट के अंदर आपने उस वेरिएबल को क्रिएट किया है वो वेरिएबल उसी ब्रैकेट के अंदर यूज हो सकता है, जैसे हमने लोकल स्कोप में पढ़ा था, ठीक। फिर जो लाइफ टाइम होगा वो क्या होगा कि जब तक ब्रैकेट, मतलब जब तक कंट्रोल उस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर है तब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही कंट्रोल उसके बाहर जाएगा वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इस बात का मतलब क्या है, क्या होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। चलिए देखिए, सपोज मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब यहां पर इंट मेन, फिर इंट मेन के अंदर यहां मैंने लिखा सपोज ऑटो इंट x इज इक्वल टू 10। ऑटो इंट x इज इक्वल टू 10। ये क्या किया मैंने? जब मैंने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया x, खाली ऑटो इंट x लिखा, मैंने इसको कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी, है ना। और क्या किया कि x का डेटा टाइप है इंटीजर, और डेटा टाइप से पहले हम उसकी स्टोरेज क्लास लिखते हैं। तो क्या मतलब हुई कि x एक इंटीजर वेरिएबल है और इसकी स्टोरेज क्लास क्या है? ऑटोमेटिक। इसका मतलब इस स्टोरेज क्लास ने ये 4 बातें मुझे x के बारे में साथ साथ बता दी। इस इंट ने तो ये बता दिया कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, 2 बाइट लेगा, और इस पे सारे अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम। और इस ऑटोमेटिक ने ये बता दिया कि ये रैम में स्टोर होगा, इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होगी, इसका स्कोप लोकल होगा, और लाइफ टाइम इसका तभी तक रहेगा जब तक ये इन ब्रैकेट्स के अंदर आप काम कर रहे हैं। जैसे ही आप ब्रैकेट के बाहर जाएंगे ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस वेरिएबल के बारे में ये चारों बातें इस ऑटो को देखते ही हमें समझ में आ गई, है ना। अब देखिए अगर मैं यहां पर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूं, प्रिंटफ परसेंटाइल डी एक्स, मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो बताइए ये क्या प्रिंट करेगा बेटा? ये क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट अ गार्बेज वैल्यू। प्रिंट अ गार्बेज वैल्यू। क्यों भाई गार्बेज वैल्यू क्यों प्रिंट करेगा? क्योंकि ये ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल है। अभी तक आपने ये जो वेरिएबल क्रिएट किया इसे आपने कोई इनिशियल वैल्यू तो दी नहीं, है ना। क्योंकि ये ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल है तो उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है? गार्बेज वैल्यू। तो जैसे ही ये मेमोरी में क्रिएट हुआ, ये एक्स है, ये मेमोरी में क्रिएट हुआ,
है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है गार्बेज वैल्यू, कोई भी वैल्यू, एनी रैंडम वैल्यू 1 2 3 कुछ भी वैल्यू इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर इस पैरेंथेसिस के अंदर आप आए, ये स्टेटमेंट होते ही ये वेरिएबल एक्स विल बी क्रिएटेड, है ना। एक्स क्रिएट हुआ और उसके अंदर गार्बेज वैल्यू जाके स्टोर हो गई। अब सपोज मैंने यहां लिखा एक्स, यहां मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू 20, तो अब ये जो गार्बेज वैल्यू है इसकी जगह क्या लिखा गया 20, है ना, उसको मैंने ओवरराइट करके 20 कर दिया। अब मैं अगर इसे प्रिंट करूं तो ये क्या प्रिंट करेगा 20 प्रिंट करेगा। चलिए ये बात खत्म हो गई। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने इसे कर दिया, मैंने लिखा रिटर्न 0 और फिर मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या कह रहा है। पहली बात, स्टोरेज मेमोरी में, ये जो मेमोरी मिली ये कहाँ मिली, रैम में मिली। ये जो वेरिएबल स्टोर हुआ ये रैम में स्टोर हुआ। चलिए दूसरी बात कि इसकी जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है, जब तक मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, इसकी जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है वो है गार्बेज वैल्यू। अगर मैं यहीं पर मान लो x इक्वल टू 20 कर देती तो ये x क्रिएट होता और इसके अंदर ऑटोमेटिकली 20 स्टोर हो जाता, लेकिन हमने नहीं किया तो ये गार्बेज वैल्यू को स्टोर कर लेगा। अब अगली बात क्या है कि लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड, मतलब क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल है ये किन ब्रैकेट्स के बीच में बना है, देखो इस ब्रैकेट के अंदर बना है और इस ब्रैकेट के पहले बना है ना। तो इस वेरिएबल को हम इन ब्रैकेट्स के अंदर ही यूज कर सकते हैं, ना तो हम इस ब्रैकेट के बाहर यूज कर सकते हैं और ना ही इस ब्रैकेट के इधर ऊपर यूज कर सकते हैं। इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर x की वैल्यू को यूज किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो इसका स्कोप है वो लोकल है। क्या है स्कोप, लोकल टू द ब्लॉक। ब्लॉक का क्या मतलब हुआ, ये ब्लॉक है, किसे कहते हैं ब्लॉक, ये ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक, दिस इज लोकल ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। जिस ब्लॉक के अंदर हमने इस एक्स को क्रिएट किया, तो इस एक्स के अंदर ये क्रिएट हुआ और इसी के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। अब चौथी पॉइंट क्या है, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि जब तक कंट्रोल मतलब जब तक इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं तब तक तो ये एक्स मेमोरी में बना रहेगा। भाई यहां जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया ऑटोमेटिकली एक्स मेमोरी में आ गया, है ना। अब हम ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्स मेमोरी में है, हम ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्स मेमोरी में है, ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्स मेमोरी में है। लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ये वाले जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होके हम बाहर आए, जैसे ही हम इस ब्लॉक के बाहर आएंगे ये ब्लॉक कंप्लीट होगा, इमीडिएटली ये जो एक्स है ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो मेमोरी में इसको एलोकेशन हुई थी ये तभी तक रहेगी जब तक आप इस ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे ही ब्लॉक के बाहर आएंगे एग्जीक्यूशन करके, ये जो वेरिएबल है एक्स ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखे, क्या लिख सकते हैं इस बात को, एक्स विल बी destroyed once the whole block is executed and control comes out of it। ठीक है, तो क्या होगा, x will be destroyed once the whole block is executed and the control comes out of it। जैसे ही कंट्रोल इसके बाहर आया x जो होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल आपने क्रिएट की वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट मेमोरी में नहीं करती, उसका जो स्टोरेज क्लास है वो ये बताती है कि वो वेरिएबल मेमोरी में कब एग्जिस्ट करेगा, कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब पहली ये बात। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल दिए, जितने भी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत की, उसमें हमने आज तक कोई भी स्टोरेज क्लास यूज नहीं की थी। हमने अभी तक क्या लिखा था, सिंपल लिखा था इंट एक्स, है ना। हमने अब तक किसी स्टोरेज क्लास के बारे में बात नहीं की थी। तो फिर अब इस केस में ये जो वेरिएबल है ये कौन सी स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि अगर ऐसा मैंने कुछ लिखा तो अब इस केस में ये वेरिएबल किस स्टोरेज क्लास को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये जितने भी स्टोरेज क्लास हम पढ़ रहे हैं इनमें से कोई ना कोई एक स्टोरेज क्लास ऐसी है जो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल को मिल जाती है। मतलब
अगर आप उस वेरिएबल को कोई स्टोरेज क्लास नहीं देना चाहते प्रोग्रामिंग में, तो ऑटोमेटिकली कौन सी स्टोरेज क्लास उसे मिल जाती है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंट x लिखूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑटो इंट x। By default, all the variables which are not having any storage class will be a automatic type of variable. They will all have automatic storage class. Important है, क्या याद रखना है कि जो automatic storage class है, this is by default storage class of a variable. Automatic storage class किसी भी variable की बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है ना। एग्जाम्पल क्या है कि these both are same। अगर हम खाली int x लिखें तो उसको ऑटो int x ही समझा जाएगा। these two things are same। ठीक बात है बेटा। तो ये तो हुई खाली ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में बात। अब अगली स्टोरेज क्लास की बात करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ ऑटोमेटिक का है, इसे देखते हैं किस तरह काम करता है। देखो भाई, अब ध्यान से देखना है, एक ब्लॉक तो है ये मेन वाला, है ना, दिस इज ब्लॉक 1। ठीक बात है। एक ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ये ब्लॉक 2, और एक ब्लॉक दिख रहा है ये, दिस इज ब्लॉक 3। ठीक है, 3 ब्लॉक दिख रहे हैं, है ना। अब देखिए, ध्यान से देखना है, ये वाला जो वेरिएबल है इसमें 3 आई हैं। देखिए, एक ही नाम के 3 वेरिएबल हैं, लेकिन तीनों का जो स्कोप है ना वो अलग अलग है। क्या कि देखिए, एक आई तो ये है, एक आई ये है, और एक आई ये है। अब जैसे जैसे हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जाएंगे, हम देखेंगे कि किस तरह ये वैल्यूज जो होंगी वो एक एक करके क्रिएट होंगी। देखिए बेटा, देखिए अब जैसे ही जब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, मेन से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मेन में गए, क्या हुआ, ऑटो इंट आई इज इक्वल टू 1, है ना। तो इमीडिएटली यहां पर एक, मैं मेमोरी की बात कर रही हूं, आई क्रिएट हुआ और उसकी वैल्यू है 1। ये वाला आई, दिस आई विल बी क्रिएटेड एंड इट्स वैल्यू इज 1। सपोज इस तरह से हम इसे दिखा रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 1। ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। चलिए अब हम इस ब्लॉक के अंदर आए। जैसे ही हम इस ब्लॉक के अंदर आए, एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ और उसका भी नाम है आई, है ना, और उसकी वैल्यू है 2। तो मतलब क्या हुआ कि है ये ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल, वेरिएबल्स के नाम भी सेम है, मेन के अंदर है सारे, लेकिन क्योंकि इनके स्कोप अलग अलग है तो इनके नाम सेम हो सकते हैं, है ना। अलग अलग जितनी बार आप ऑटो इंट आई इज इक्वल टू समथिंग लिखेंगे, स्कोप चेंज करके ब्रैकेट लगा के, उतनी बार एक नया आई वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसमें ब्रैकेट ना लगाते तो ये नया आई वेरिएबल क्रिएट नहीं होता, फिर वो मल्टीपल डिक्लेरेशन मानी जाती, है ना। लेकिन यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए आई वेरिएबल हर बार क्रिएट हो रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद आप इस वाले ब्रैकेट के अंदर गए, इस ब्रैकेट के अंदर जाते ही एक और आई वेरिएबल क्रिएट हुआ, है ना, और इस वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, 3। इस वेरिएबल में 3 स्टोर हो गया। अब देखो, अब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ आए ये क्रिएट हुआ, यहाँ आए ये क्रिएट हुआ, यहाँ आए ये क्रिएट हो गया। अब प्रिंट कर रहे हैं, आई को आपने प्रिंट किया, मैं आउटपुट स्क्रीन की बात कर रही हूँ, दिस इज योर आउटपुट, है ना, ये आपका आउटपुट है। तो आउटपुट पर क्या दिखेगा आपको, सबसे पहले आपने आई प्रिंट किया। मैंने बताया था आपको पहले भी जब मैंने स्कोप पढ़ाया था, क्या कि अगर यहां पर इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है ना, इसके अंदर ये सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि भाई इसका जो स्कोप है ये इस पूरे ब्रैकेट के अंदर है। देखो ध्यान से, ये किस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर है, यहां से यहां तक बना है, तो इस वाले आई वेरिएबल को हम इस पूरे मेन में यूज कर सकते हैं। अब देखो, ये वाला जो ब्रैकेट, ये वाला जो आई है, ये यहां से यहां के बीच में बना है, इसका स्कोप ये है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक इस आई को हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, ये वाला जो आई है ये इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक के बीच में बना है, तो इसका मतलब इसका स्कोप जो है वो सिर्फ इसी ब्रैकेट के बीच में है। जैसे ही हम इस ब्रैकेट के बाहर आएंगे, ये वाला जो आई है ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो अब जब मैंने ये आई प्रिंट किया तो इसने अपना बिल्कुल लोकल, जो बिल्कुल नियरेस्ट वाला आई है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट किया इसने, 3, है ना। सबसे पहला प्रिंटफ ये चला, इसने क्या प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया। ठीक बात है। अब जैसे ही आपने प्रिंट किया, आप कहां आ गए, इसके ब्लॉक के बाहर आ गए। अब देखो, ये ब्लॉक के बाहर आ गए, है ना। ब्लॉक के बाहर आते ही
ये कौन सा आई है, ये इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुआ था। जैसे ही आप इस ब्लॉक के बाहर आएंगे, ये जो आई है ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल है। ये कब तक एग्जिस्ट करेगा? जब तक उस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल है, जिस ब्लॉक में आपने इसे बनाया। जैसे इस ब्लॉक के बाहर आप आए, ये जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखें, किस तरह से दिखा दें इसको, देखिए क्या लिख सकते हैं, इट डिस्ट्रॉयज आफ्टर ब्लॉक 3, है ना, आफ्टर ब्लॉक 3 एग्जीक्यूशन, है ना। जैसे ही इस ब्लॉक के बाहर आ पाए, ये जो है ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम कहां पर आए, यहां पर आए, प्रिंटफ आई। ये वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है बेटा, अब इसमें ये तो नजर आ नहीं रहा, ये तो खत्म हो गया। अब इस वाले प्रिंटफ के लिए हमें ये भी नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है। इसको नियरेस्ट कौन सा दिख रहा है, 2, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो 3 है ये तो ऑटोमेटिकली डीएलोकेट हो चुका। तो अब जो अगला प्रिंटफ है वो क्या प्रिंट करेगा, 2। पहले 3 प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट क्या प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, है ना। अब ये वाला जो ब्लॉक है, जैसे ही ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये वाला जो ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक, ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 जैसे ही खत्म हुआ, ये जो आई वेरिएबल है i इज इक्वल टू 2, ये कहां क्रिएट हुआ था, ब्लॉक 2 में। तो ब्लॉक 2 के जैसे ही हम बाहर, देखिए ये ब्रैकेट आते ही हम ब्लॉक 2 के बाहर आ जाएंगे, ब्लॉक 2 के बाहर आते ही ये जो वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड आफ्टर ब्लॉक 2 एग्जीक्यूशन, है ना, दिस इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर ब्लॉक 2 एग्जीक्यूशन। तो हम इस तरह से यहां पर इसका आउटपुट शो कर देते हैं। यहां पर ये आउटपुट है, पहला आउटपुट हमारा आया 3 और दूसरा आउटपुट आया हमारा 2। दिस इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर ब्लॉक 2 एग्जीक्यूशन, ठीक बात है। चलिए, अब क्या हुआ, अब हम इस ब्लॉक के बाहर आ गए। अब जब ब्लॉक के बाहर आए तो यहाँ ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट है। अब तक यहां जैसे ही मैं पहुंची, यहां आते ही ये दोनों तो डिस्ट्रॉय हो चुके, ये i इज इक्वल टू 2 भी डिस्ट्रॉय हो गया, ये i इज इक्वल टू 3 वाला भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये दोनों वेरिएबल जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, बस खाली 1 वाला एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या प्रिंट हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1, है ना, 3 2 1, ये सारा प्रिंट हो गया, कर दिया प्रिंट हमने। अब ये प्रिंट होने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो भी हमने स्टेटमेंट लगा रखा है वो उस हिसाब से चल जाएंगे। यहाँ हमने लगाया था n, यहाँ n नहीं लगाया, तो दूसरा वाला, पहला वाला जो था बेटा, पहले वाले में 3 प्रिंट हुआ, फिर दूसरे वाला पे 2 हुआ और फिर 1 हुआ, क्योंकि ये न्यू लाइन ऑपरेटर नहीं है ना। तो 3 2 1 ऐसे करके ये प्रिंट हो गया। अब जैसे ही हम इस ब्लॉक के बाहर गए, इस ब्लॉक के बाहर जाते ही ये वाला जो i इज इक्वल टू 1 है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका स्कोप कितना है, ये जो मेन का स्कोप है ना, ये पूरे मेन में विजिबल है, क्योंकि मेन के ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसे बनाया है। तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन, है ना। क्यों डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि देखो जो एग्जीक्यूशन है मेन का, मेन के अंदर मेन का लोकल वेरिएबल है सबसे पहले, तो जब तक आप मेन के अंदर रहेंगे तब तक ये विजिबल रहेगा। तो ये होते हैं ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल। और इस बात से मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनके लाइफ टाइम का और इनके स्कोप का क्या मतलब है। स्कोप का मतलब है कि ये वेरिएबल, ये जो मैंने i इक्वल टू 3 की बात की, कि ये वेरिएबल बस यहीं तक विजिबल है, इसके बाद ये विजिबल नहीं है। और लाइफ टाइम का मतलब है कि ये मेमोरी से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस ब्लॉक के बाहर आते ही ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह ये जो वेरिएबल है ये इस ब्लॉक के अंदर विजिबल है, इसी के अंदर यूज हो सकता है, इसके बाहर आते ही ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ किसका, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। देखिए बेटा, एग्जाम में आपको ये सारी बातें, आप जरूरी नहीं है आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं लिख सकते तो बस आप ये कोड लिख के एग्जाम्पल का और उसके बाद उसका आउटपुट बता के आए, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। और अगर आप ये लिख के आ सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, आप लिख के आइए इस एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए, अब
नेक्स्ट जो है वो है हमारी रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ये क्या कहती है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या कहती है, इसका जो कीवर्ड है वो है रजिस्टर। ठीक है, अब हर स्टोरेज क्लास के बारे में वही 4 कॉमन पॉइंट है जो हमें पढ़ने हैं, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टोरेज क्लास का नाम है रजिस्टर, है ना। तो इसके टाइप का जो वेरिएबल होगा वो कहाँ स्टोर होगा, सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होगा। उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होगी। और एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक है ना, बस आप ये समझ लो, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है वो बिल्कुल रजिस्टर स्टोरेज क्लास मान लो आप, बिल्कुल रजिस्टर स्टोरेज क्लास है। बस एक डिफरेंस है कि ऑटोमेटिक वाला वेरिएबल जो होता है वो रैम में स्टोर होता है और ये जो होता है ये सीपीयू रजिस्टर में होता है। बाकी जितने भी 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं ये सेम है, किसके, सेम एज ऑटोमेटिक, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की तरह ये सेम होते हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पर ये जो स्टोरेज है वो रैम की जगह सीपीयू रजिस्टर होता है। अब भाई जरूरत क्या पड़ी इसकी हमें, है ना, जब हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएबल ऑलरेडी था और 3 पॉइंट्स बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है, इसकी भी ये भी इसका भी स्कोप लोकल है, इसका लाइफ टाइम भी तभी तक इसकी एग्जिस्ट करता है जब तक ब्लॉक के अंदर कंट्रोल रहता है जिसमें आपने इसको बनाया, तो फिर हमें ये स्टोरेज सीपीयू रजिस्टर में देने की जरूरत क्या पड़ी। देखो बेटा, अगर मान लीजिए अपने प्रोग्राम में कोई कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं, रिपीटेडली यूज करते हैं, है ना, तो वो वेरिएबल जिन्हें हम बार बार मल्टीपल टाइम यूज, मान लो 10 टाइम 15 टाइम हमें एक ही वेरिएबल हर स्टेटमेंट में यूज करना है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हमें पता है कि जो सीपीयू है ये हमारा सीपीयू है ना, सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं और रैम होती है यहाँ पे। तो अब अगर कोई वेरिएबल बार बार यूज करना है मुझे, तो मैं उस वेरिएबल को इस रजिस्टर के अंदर रख लूं। अगर इस रजिस्टर के अंदर रख लिया तो यहीं से उठाएंगे, यहीं पर इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे, तो जो जितना भी काम होगा उस काम को करने में टाइम कम लगेगा, ये जो एक्सेस होगी ये फास्ट होगी, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो किसी भी कोड में टाइम एंड अगेन मल्टीपल टाइम जिन्हें हम रन करते हैं, जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया था कि कुछ लूप्स हम बनाएंगे, है ना, लूप की कंडीशंस लिखेंगे, तो उसके लिए जो हम लूप काउंटर्स यूज करते हैं, वो लूप काउंटर जो होते हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें रजिस्टर स्टोरेज क्लास दे दें। उससे क्या होता है कि रजिस्टर जो सीपीयू रजिस्टर है उसमें अगर वो एलोकेट हो गए तो सीपीयू उन्हें वहीं से फेच करके और वहीं पर उनके रिजल्ट्स को अपडेट करता रहता है। ठीक, अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, ये देखिए ये एग्जांपल है, क्या मतलब हुई कि देखो रजिस्टर इंट आई, ये जो आई है ये मैंने लूप लिखा। अभी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, इनके बारे में हम बहुत बात करेंगे, खूब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे। बस आपको ये समझना है कि ये एक फॉर लूप है, लूप का नाम है फॉर। हमने क्या किया, आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया और जब तक आई की वैल्यू 10 होगी या 10 से छोटी रहेगी तब तक आई की वैल्यू को ये प्रिंट करता रहे। क्या करेगा, ध्यान से देखो, आई की वैल्यू को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया, पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर मैंने चेक किया क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर है तो इसको प्रिंट करो, नहीं तो क्या करो, i को प्लस प्लस कर दो, i की वैल्यू को 1 कर दो। मतलब ये स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम ये लूप में एग्जीक्यूट होती रहेगी। आप बस अभी तक इतना समझिए, इन लूप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो वेरिएबल है i, इसी की वैल्यू देखो यही इनिशियलाइज हो रही है, यही प्रिंट हो रही है, इसी को हम चेंज कर रहे हैं, इसी को चेक कर रहे हैं, तो बार बार प्रोसेसर एक सिंगल वेरिएबल पर ही काम कर रहा है ना। तो इसलिए इस सिंगल वेरिएबल को कोशिश कर रहे हैं कि इसे रजिस्टर में ही कोई स्पेस मिल जाए। अगर ये सिंगल वेरिएबल रजिस्टर में स्टोर हो गया तो इसकी जो प्रोसेसिंग होगी, जो टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में, वो कंपैरेटिवली कम लगेगा। लेकिन अगली इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि बेटा जो सीपीयू रजिस्टर हैं वो लिमिटेड हैं, उन नंबर भी लिमिटेड है, उनके साइज भी लिमिटेड है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी भी वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास दें और वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर में जाकर स्टोर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्टर में उसे कोई स्टोरेज अवेलेबल ना मिले। तो अगर इन केस आपने कोई वेरिएबल रजिस्टर स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर किया है ना, और वो रजिस्टर में उसको स्पेस नहीं मिल पाता, तो बाय डिफॉल्ट वो एक ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कोई एरर नहीं आती और ये जो वेरिएबल है ये इट विल बिहेव लाइक एन ऑटोमेटिक वेरिएबल, मतलब इट विल बी स्टोर्ड इन रैम।
तो होगा क्या, हम पहले रजिस्टर में सर्च करेंगे, अगर कोई स्पेस मिला तो रजिस्टर में आई को स्टोर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर रजिस्टर में स्पेस नहीं मिलता तो ये जाके रैम में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 3 पॉइंट्स तो इसके एग्जैक्टली सेम है। इसलिए अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि आपने रजिस्टर स्टोरेज क्लास से इसको स्पेसिफाई किया और रजिस्टर में स्टोरेज नहीं है, तो क्या एरर आएगी? नहीं जी, एरर नहीं आएगी, ये रैम में जाके स्टोर होगा और कंप्लीटली एक ऑटोमेटिक टाइप वेरिएबल की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसी चीज को मैंने यहां पर अलग से लिख दिया है ताकि आप जब पढ़ें तो आपको ये चीजें एक जगह मिल जाएं। क्या है? इट इज नॉट श्योर दैट द वैल्यू ऑफ आई वुड बी स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर बिकॉज द नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स आर लिमिटेड। क्या मतलब हुआ? जो सीपीयू रजिस्टर हैं दे आर लिमिटेड इन नंबर, है ना, एंड दे मे बी बिजी डूइंग सम अनदर टास्क, so then the variable works as if it has storage classes auto, है ना, and it will be stored in and will be stored in RAM, है ना, क्योंकि बाकी के तो जिसके इसके जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वाले थे। ठीक, और अगली बात क्या है कि इसका जो कीवर्ड है वो है रजिस्टर। ठीक बात है बेटा, चलिए नेक्स्ट टाइप की हम देखते हैं स्टोरेज क्लास। थर्ड टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज क्लास है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का क्या मतलब है? देखिए वही 4 पॉइंट, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अब देखो ये जो स्टोरेज है इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बता रही हूं मैं आपको। ये जो स्टोरेज है, जितनी भी 4 आपके पास स्टोरेज क्लासेस हैं, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल, है ना, नाम से पता चल रहा है जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है बस उसी को स्टोरेज जो मिलेगी वो सीपीयू रजिस्टर मिलेगा। बाकी की जितनी भी आपकी स्टोरेज क्लासेस हैं वो सारी की सारी मेमोरी में स्टोर होती है, सारी स्टोरेज सबको मेमोरी में मिलती है। तो पहला पॉइंट तो आपको सीधा सीधा याद हो गया। अब अगली बात कि जो इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, पहली वाली जो 2 स्टोरेज क्लास हमने पढ़ी, कौन सी? ऑटोमेटिक और रजिस्टर, उनकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी गार्बेज वैल्यू, और अब जो आगे वाली हम पढ़ेंगे उनकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी 0। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, इनकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है 0। स्कोप क्या है? लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। वही है स्कोप जो पहले था, जिस स्कोप में आपने यूज किया उसी के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। लाइफ टाइम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इट मेक्स अ डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक स्टैटिक वेरिएबल को एक प्रॉपर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये कोड में बहुत यूजफुल है। क्या? कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। इस सेंटेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या मतलब है कि अलग अलग फंक्शन को अगर हम कॉल करें तो जो पुरानी वैल्यू होती है वेरिएबल की वो एग्जिस्ट करती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। कब डिस्ट्रॉय होती है? जब वो पूरा प्रोग्राम रन आउट हो जाता है। देखिए अब चलिए, सपोज एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू के लिए। सपोज मैंने लिखा हैश इंक्लूड stio.h, ठीक है, इंट मेन। अब सपोज स्टैटिक इंट एक्स, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टैटिक इंट एक्स, और अब मैंने एक्स की वैल्यू को किया प्रिंट, प्रिंटफ परसेंटाइल डी एक्स, और अब हुआ रिटर्न 0, और फिर मैंने कर दिया इसे क्लोज। तो अब देखिए ये जो वेरिएबल क्रिएट हुआ मेमोरी में इसका नाम है एक्स, है ना, और इस क्योंकि ये वेरिएबल की स्टोरेज क्लास क्या है? स्टैटिक, तो इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। अब मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली तो इसमें क्या गया? 0 स्टोर हुआ। ठीक है, ये होती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो इट विल प्रिंट, व्हाट विल इट प्रिंट? इट विल प्रिंट अ 0, इट विल प्रिंट 0। ठीक बात है, क्यों? क्योंकि ये एक स्टैटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल था। ये तो बात हुई सिंपल कि मेमोरी में स्टोर हो गई, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी 0 हो गई, लोकल है। देखो जिस ब्लॉक में आपने इसको बनाया, इस ब्लॉक में आपने बनाया, तो इसी दिस इज लोकल टू द ब्लॉक। स्कोप जो होगा वो इसी ब्लॉक के अंदर होगा, इस ब्लॉक के बाहर आप इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। ठीक बात है, ये तो इसके इनिशियल पॉइंट्स हुए। अब इसकी लाइफ टाइम को समझने के लिए यहाँ पर देखो, एक मैंने यहाँ कंपैरेटिव एक टेबल बना रखी है, और ये टेबल बनाने का रीजन क्या है मेरा कि एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास और
स्टैटिक स्टोरेज क्लास में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कि इन दोनों, अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है ये क्या नया काम करती है। चलिए देखिए बेटा, ध्यान से समझ, पहली बार में ध्यान से समझें। देखिए सबसे पहले क्या समझना है आपको कि यहां पर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन तो है हमारा मेन इन एग्जांपल्स में, ठीक है, और हमने एक फंक्शन यहां पर और लिया है जिसका नाम है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इज अनदर यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या लिखें, दिस इंक्रीमेंट इज अ, क्या लिख सकते हैं, इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हमने अपने प्रोग्राम में बना रखा है। क्या करता है ये, देखो ये इंक्रीमेंट है, मेन कहां शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, दिस इज मेन, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ मेन, है ना, दिस इज बॉडी ऑफ मेन। बॉडी ऑफ मेन का मतलब कि मेन फंक्शन यहां से शुरू हुआ और यहां तक रहेगा, ठीक। अब इंक्रीमेंट कहां से कहां तक शुरू हुआ, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो भी काम आप करेंगे ये मेन फंक्शन का पार्ट नहीं है। देखो मेन यहां शुरू हुआ था, यहां खत्म हो गया, है ना, और उसके बाद ये एक अलग से आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा है। अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम मेन के अंदर कॉल करेंगे। क्या करेंगे, मेन के अंदर कॉल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपने हिसाब से कुछ फंक्शंस बना सकते हैं और उन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं कुछ काम अगर हमें करना होता है तो। अब देखिए एक एक करके समझिए। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने ये इंक्रीमेंट को कॉल किया, जैसे ही मैंने ये इंक्रीमेंट कॉल किया कंट्रोल कहां गया, कंट्रोल कहां ट्रांसफर हुआ, कॉल करते ही जहां पर ये फंक्शन लिखा है कंट्रोल इमीडिएटली वहां पर चला जाएगा। क्या हुआ देखिए ध्यान से समझिए, जैसे ही मेन हुआ इट इज अ फंक्शन कॉल, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल टू, दिस इज अ कॉल टू यूजर डिफाइंड फंक्शन इंक्रीमेंट, है ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन है इंक्रीमेंट, इस फंक्शन को हमने यहां पर कॉल कर लिया। चलिए कॉल करते ही हम जो अभी मेन के अंदर एग्जीक्यूशन कर रहे थे, हम मेन से निकल के कहां आ गए, इस फंक्शन की डेफिनेशन पर आ गए। डेफिनेशन का मतलब यहां वो सारी स्टेटमेंट लिखी है जो ये फंक्शन काम करता है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ हम कहां आ गए, इंक्रीमेंट पे आ गए। इंक्रीमेंट पे आते ही अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, ऑटो इंट आई इज इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ कि यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिस वेरिएबल का नाम है आई और जिसके अंदर क्या स्टोर हो गया, 1, है ना। अब प्रिंट आई, अब हमने यहां आउटपुट लिया, जैसे ही प्रिंट आई किया, आई की वैल्यू देखो 1 प्रिंट हो गई, ये आउटपुट है नीचे, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 1। अब हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू में 1 ऐड करो और जो रिजल्ट वैल्यू है वो आई में डाल दो। आई की वैल्यू अभी कितनी है बेटा, 1। अब आपने क्या किया, 1 ऐड करके क्या आया, 2, आपने किस में डाल दिया, आई में क्या चला गया, 2। तो अब ये जो आई है ये डिस्ट्रॉय होके क्या हो गया, 2। 1 की वैल्यू थी पहले, अब क्या हो गई, 2। तो अब पहले 1 प्रिंट किया था इसने, अब इसने क्या कर दिया, 2। बस इतनी बात हुई। मतलब क्या हुआ, हम यहां, दोबारा से सुनिए, हमने इंक्रीमेंट कॉल किया, कंट्रोल सीधा ट्रांसफर होके कहां आया, यहाँ। कंट्रोल मतलब इसके मेन के अंदर हम एग्जीक्यूशन हम नहीं कर रहे हैं, कहां आ गए हम, यहां आ गए, मेन के बाहर आ गए। और क्या किया, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया, इसकी डेफिनेशन पे आए, डेफिनेशन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसे हमने क्रिएट कर दिया, उसकी वैल्यू सेट कर दी 1। अब उस वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया और यहां पर आई की वैल्यू को चेंज हमने करके कर दिया 2। ठीक है, कर दिया हमने ये काम। अब जैसे ही ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा, यहां आते ही फंक्शन एग्जीक्यूट होते ही कंट्रोल कहां चला जाएगा, ध्यान रखना, जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल होते हैं तो अपनी पूरा काम करने के बाद वो वहीं लौटते हैं जहां उन्हें कॉल किया गया था। तो ये कहां रिटर्न करेगा, वहीं रिटर्न करेगा जहां ये कॉल हुआ था। तो दिस इज रिटर्न, है ना, कॉल या कंट्रोल रिटर्न, ये कह सकते हो आप, कंट्रोल रिटर्न। ठीक है, क्या हुआ, पहले आपने कॉल किया, कॉल करते ही आप यहां पर आ गए, पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद आपने कहां रिटर्न किया, वहीं पर जहां पर कॉल किया था। ठीक बात है। अब देखो बेटा, जैसे ही आप इस ब्रैकेट के बाहर आए, कंट्रोल तो बाहर आ गया इस ब्रैकेट के, ये कैसा वेरिएबल है, आई, है ना,
ऑटोडेटिक टाइप का वेरिएबल है। इसकी लाइफ टाइम क्या है कि जब तक आप इस ब्लॉक के अंदर रहेंगे तब तक ये वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही आप इस ब्लॉक के बाहर आए ये वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो गया। दिस वेरिएबल इज destroyed as soon as you come out of this block and return the control to the main, this particular variable is destroyed। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, अब आपने सेकेंड टाइम इंक्रीमेंट को कॉल किया। अब देखिए, अब आपने यहां कर दिया, अब आप नीचे आए, आपने फिर दोबारा कॉल किया, फिर इंक्रीमेंट कॉल हुआ, फिर आप यहां पर गए। अब क्या हुआ, अब ये ऑटो इंट i इक्वल टू 1 है ना, अब फिर से एक बार क्रिएट हुआ एक नया वेरिएबल, और उसकी वैल्यू फिर क्या सेट हुई 1। इसका क्या मतलब है कि आपने जो लास्ट टाइम पुराने वाले वेरिएबल में +1 करके छोड़ दिया था उसका कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ भाई। क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने जो ऐड किया था 1 वो तो बाहर आते ही ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब फिर हम एक नए फ्रेश वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, उसकी नई वैल्यू क्या है 1। अब हम प्रिंट करेंगे तो फिर इसने 1 प्रिंट कर दिया है ना, फिर इसने अपडेट किया, फिर इसकी वैल्यू को इसने 2 किया, फिर ये वापस कंट्रोल रिटर्न करेगा। अब ये क्या हुआ, जैसे ही कंट्रोल रिटर्न किया ये फिर डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल है, ब्लॉक से कंट्रोल बाहर जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखिए तीसरी बार इंक्रीमेंट कॉल हुआ, जब तीसरी बार इंक्रीमेंट कॉल हुआ तो फिर आप इसके अंदर आए, फिर दोबारा आपने देखा ऑटो इंट i इक्वल टू 1। तो काम क्या कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है ये सारे काम। क्या, इसके बाहर आके डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके अंदर आते ये फिर एलोकेट होता है। तो जैसे ही ऑटो इंट i इक्वल टू 1 हुआ, फिर दूसरा वेरिएबल क्रिएट हुआ एक और, फिर i की वैल्यू 1 सेट कर दी इसने, और फिर इसे प्रिंट करा क्या 1। तीसरी बार फिर इसने 1 प्रिंट किया, 1 प्रिंट करके फिर इसे अपडेट किया, क्या कर दिया 2, है ना। और 2 करते ही जैसे ही आप ब्लॉक के बाहर आए फिर ये डिस्ट्रॉय हो गया, फिर आप यहां पर आ गए और आपका जो मेन फंक्शन है वो खत्म हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल आपने फंक्शन के अंदर बनाया, जितनी बार आपने फंक्शन को कॉल किया उतनी बार ये जो वेरिएबल है ये क्रिएट हो रहा है, और जैसे ही आप फंक्शन के बाहर जा रहे हैं ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आप जो वैल्यू अपडेट कर रहे थे ना, उस वैल्यू अपडेशन का कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि वो वैल्यू उसके अंदर परसिस्ट करती ही नहीं थी, है ना। अब देखो, अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी एग्जांपल को हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास से समझेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक, चलिए देखिए, बिल्कुल सेम कोड है, बस यहां पर हमने ऑटो लिखा था, यहां पर स्टैटिक लिखा हुआ है। ऑटो और स्टैटिक का डिफरेंस है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इंक्रीमेंट फंक्शन को अब ध्यान से क्या समझना है, ये समझना है कि जैसे ही कंपाइलर यहां पर स्टैटिक देखेगा लिखा हुआ, मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका लाइफ टाइम क्या होता है कि वो डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में अपनी वैल्यू को परसिस्ट करता है। जब तक मेन के अंदर फंक्शन कॉल होता रहेगा उसकी पुरानी वैल्यू होल्ड होती रहेगी, और जैसे ही आपका मेन फंक्शन खत्म होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब पूरे मेन फंक्शन में वो डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो चलो। अब देखो, जब पहली बार इंक्रीमेंट कॉल हुआ तो हम कहां गए, इंक्रीमेंट की डेफिनेशन पर। क्या लिखा है, स्टैटिक इंट i इज इक्वल टू 1। कंपाइलर ने क्या किया, i की वैल्यू 1 बना दी, और ये एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, कंपाइलर ने ये देख लिया। ठीक है, अब i की वैल्यू 1 प्रिंट हुई और i इज इक्वल टू i प्लस 1 हो गया, है ना। अब i की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक बात है। चलिए अब हम इसके बाहर गए, जैसे कंट्रोल बाहर गया, अब क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो लोकल टू द, मतलब यहां पर इस ब्लॉक से बाहर निकलने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती रहेगी। अब ये गया नहीं है, ये इसकी वैल्यू जो 2 है ना, ये इसमें 2 बनी रहेगी। अब क्या हुआ, अब अगली बार ये सेकंड टाइम कॉल हुआ, जब ये सेकंड टाइम कॉल होके फिर यहां आया तो कंपाइलर ने पहली बार देख लिया था कि ये एक स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल है। अगली बार कंपाइलर इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को, कंपाइलर विल इग्नोर this declaration, this variable, डेफिनेशन कह सकते हैं क्योंकि हम इसे इनिशियल वैल्यू भी दे रहे हैं, डेफिनेशन this variable definition second and third time। क्यों, पहली बार उसने देखा, उसने वेरिएबल को वैल्यू दे दी, मेमोरी में सेट कर दिया, दूसरी बार देखा तो वो इसे इग्नोर कर देगा। क्या कहेगा, प्रिंट करो, प्रिंट करो i की वैल्यू, i की वैल्यू चेंज होके क्या हुई थी 2, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ये वेरिएबल जो था ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, अभी इसकी वैल्यू परसिस्ट कर रही है मेमोरी में।
अब क्या हुआ, जब आपका आई की वैल्यू क्या कर दी आपने 3, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 3, है ना। अब जैसे ही आप बाहर गए फिर आपने इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया, फिर आप इसके अंदर आए, अब ये तीसरी बार कॉल हुआ, तीसरी बार फिर कंपाइलर ने देखा इसे इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक लिखा हुआ है ना। तो कंपाइलर ने फिर इसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर करने के बाद क्या हुआ, क्या प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू क्या है 3, तो उसने अब 3 प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू क्या करके छोड़ दी उसने 4, अब इसकी आई की वैल्यू उसने 4 करके छोड़ दी। अब क्या हुआ, फंक्शन खत्म हो गया, बस बात खत्म हो गई, ये कंट्रोल रिटर्न इसने यहाँ किया, मेन फंक्शन खत्म। तो अब इसने सिर्फ यहाँ ऑटो और स्टैटिक लगाने के फर्क में आपने देखा कि ऑटोमेटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम तभी तक रहता है जब तक वो ब्लॉक के अंदर कंट्रोल में है, जबकि स्टैटिक डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में अपनी वैल्यू को परसिस्ट कर रहा है। अगर हम और बार फंक्शन को कॉल करते तो और बार इसी वेरिएबल के ऊपर सारे चेंजेस हो जाते। ठीक है बेटा, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक वेरिएबल एंड एन ऑटोमेटिक वेरिएबल। क्या क्या फर्क है, स्टैटिक वेरिएबल का जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 होती है, रैम में ये स्टोर होता है, लोकल है, ब्लॉक इस जो कंट्रोल है वो लोकल है, इसके बाहर ये विजिबल नहीं है। अगर मैं इस आई को यहाँ यूज करने लगूं तो एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो लोकल है, जिस ब्लॉक के अंदर बना उसी में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लाइफ टाइम है वो डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में परसिस्ट करता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में परसिस्ट करती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इनको इन एग्जांपल्स को आप इंडिविजुअल स्टैटिक स्टोरेज क्लास के एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं, कंपैरिजन में भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह से अपनी बात को कहना चाहते हैं एग्जाम में तो एक्सप्लेन करने के टाइम पर भी आप ये एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए, ये है आपकी लास्ट स्टोरेज क्लास, इसका नाम है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए जैसे मैंने आपको ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास बताया था, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ अ लोकल वेरिएबल, ऑफ अ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। अगर कोई लोकल वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक होती है, और अगर कोई वेरिएबल हम ग्लोबली क्रिएट करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ग्लोबल वेरिएबल की होती है। देखिए अब आप, अब यहाँ एग्जांपल देके बताते हैं। चलिए देखिए, ये है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, क्या है, स्टोरेज इसकी मेमोरी में ही है, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 है, स्कोप इसका ग्लोबल है, और लाइफ टाइम क्या है, पूरे प्रोग्राम में इसकी लाइफ एग्जिस्ट करेगी, मतलब पूरे कोड के अंदर जब तक आप पूरे प्रोग्राम को रन नहीं कर लेते तब तक ये जो वेरिएबल है ये मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही आपके पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म होगी ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी है कि जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उन सबकी जो स्टोरेज क्लास होती है वो एक्सटर्नल होती है। ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स, लिख देती हूं यहां पर, ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स, इंपॉर्टेंट, global variables, all global variables have external storage class by default। मतलब अगर आपने उनकी कोई स्टोरेज क्लास नहीं लगाई तो बाय डिफॉल्ट वो एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वाले वेरिएबल्स होते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो इस बात का क्या मतलब है, जैसे सपोज मैंने लिखा एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, अच्छा चलो यहीं पे देखते हैं बेटा। सपोज यहाँ लिखा मैंने हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक, और फिर यहाँ पर इंट एक्स, ये वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, ठीक है। अब लिखा इंट मेन मेन के बाद printf परसेंटाइल डी कॉमा एक्स। ये ले, अब देखो ये कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है ना, क्यों, क्योंकि ये किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं है। जब मैंने स्कोप आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, और इस ग्लोबल वेरिएबल पर जब तक मैंने कोई स्टोरेज क्लास नहीं लिखी तो बाय डिफॉल्ट इसकी स्टोरेज क्लास क्या है, एक्सटर्नल, है ना। ग्लोबल वेरिएबल विच हैज
एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल की तरह काम करेगा, है ना। तो क्या हुआ, जैसे ही ये वेरिएबल क्रिएट हुआ, क्या हुआ, मेमोरी में पिक्चर बनी, एक्स है ना। अब इसमें बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर हुआ जाके, 0। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है, और इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो क्या प्रिंट करेगा ये, 0। 0 विल बी प्रिंटेड, है ना। इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में 0 प्रिंट हो जाएगा। ये बात हम कर रहे थे। अब ये बात क्लियरली समझ में आती है कि जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनकी डिफॉल्ट जो स्टोरेज क्लास है वो कौन सी है बेटा, एक्सटर्नल। ऑल द ग्लोबल वेरिएबल्स हैव एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। चलो अब ये बात हुई। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी इससे क्लियर होगी। देखिए चलिए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो पहला यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो है इंक्रीमेंट। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन तो लिया है हमने इंक्रीमेंट, और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड कर रहा है, और डिक्रीमेंट वेरिएबल की वैल्यू में 1 माइनस कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, इंट आई कैसा वेरिएबल है, आई ग्लोबल वेरिएबल है। क्या किसी ब्रैकेट के अंदर है, ये मेन का ब्रैकेट है, ये इंक्रीमेंट का ब्रैकेट है, ये डिक्रीमेंट का ब्रैकेट है, नहीं, ये किसी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो ये कैसा है, ग्लोबल वेरिएबल है। और अगर ये ग्लोबल वेरिएबल है तो इसकी बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या है, एक्सटर्नल। चाहे हम एक्सटर्नल लगाएं या ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट ये कैसा है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है। ये बात ध्यान रखें, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का जो कीवर्ड है वो है एक्सटर्न, कीवर्ड है एक्सटर्न, EXTERN। ठीक, चलो तो अब ये एक ग्लोबल वेरिएबल है और इसकी क्लास जो है वो एक्सटर्नल है। क्या है, ग्लोबल। ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है। चलिए बेटा अब देखिए, अब जब आप आई को प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू। कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। जैसे ही ये वेरिएबल यहाँ क्रिएट हुआ आई, इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। तो जब आपने प्रिंट कराया तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, आई इक्वल टू 0। देखिए ये आउटपुट है इसका, दिस इज आउटपुट। ठीक बात है। अब आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई। अब क्या हुआ, आपने इंक्रीमेंट कॉल किया। जैसे ही आपने इंक्रीमेंट कॉल किया, आप कहाँ आ गए, यहाँ आ गए इंक्रीमेंट पे, है ना। इंक्रीमेंट कॉल करते ही कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। इंक्रीमेंट जहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू में +1 हो गया। कोई लोकल वेरिएबल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, यही एक वेरिएबल है जो यहाँ भी विजिबल है, यहाँ भी विजिबल है, यहाँ भी विजिबल है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है, पूरे प्रोग्राम में हर जगह विजिबल है ये। क्यों, ये क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर लोकल नहीं है, ये पूरे कोड में हर जगह यूज हो सकता है। तो क्या हुआ, इस इंक्रीमेंट ने इस आई की वैल्यू को +1 कर दिया। अब इसमें आई में क्या आ गया, क्या स्टोर हुआ इसमें, अब 1, है ना। आई में पहले 0 था, अब इसमें क्या स्टोर हो गया, 1। अब आपने क्या किया, ऑन इंक्रीमेंटिंग आई इज इक्वल टू 1, क्या है, ऑन इंक्रीमेंटिंग आई इज इक्वल टू 1, 1 प्रिंट हो गया। अब ये काम आपने खत्म किया, कंट्रोल रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहां कॉल हुआ था, यहाँ गया। अब अगला वाला इंक्रीमेंट, दूसरी बार आपने इंक्रीमेंट किया, फिर दोबारा किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हुआ फिर। तो अब आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होते ही इस आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इसी आई की वैल्यू में चेंजेस कर रहे हैं, 2 हो गई। अब जब ये प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, ऑन इंक्रीमेंटिंग आई इज इक्वल टू 2, ये भी प्रिंट हो गया, है ना। फिर दोबारा ये पूरा फंक्शन खत्म, फिर दोबारा कंट्रोल कहाँ गया, जहां इसे कॉल किया था। अब क्या कॉल हुआ, डिक्रीमेंट। जैसे ही डिक्रीमेंट कॉल हुआ, कहाँ आए, डिक्रीमेंट पे आए, है ना। डिक्रीमेंट पे आते क्या हुआ, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। अब आपने क्या किया, आई में से 1 माइनस कर दिया। 1 माइनस करते 2 की वैल्यू क्या रह गई, 1, अभी 2 था। ठीक बात है। तो अब क्या प्रिंट हुआ, ऑन डिक्रीमेंटिंग आई इज इक्वल टू 1, ऑन डिक्रीमेंटिंग आई इज इक्वल टू 1, 1 प्रिंट कर दिया इसने। अब ये वापस गया कहाँ, जहां कॉल हुआ था, तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हुआ, फिर वापस कहाँ गया, वहीं पर। फिर अगला देखो, दोबारा डिक्रीमेंट कॉल किया तो फिर डिक्रीमेंट पे आ गए, फिर दोबारा आई इज इक्वल टू आई प्लस माइनस 1 किया। आई की वैल्यू अभी कितनी है, 1। अब क्या करें, इसे माइनस कर दें, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फिर 0 होते ही फिर प्रिंट किया आपने, ऑन डिक्रीमेंटिंग आई इज इक्वल टू 0, ऑन डिक्रीमेंटिंग आई इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये पूरे प्रोग्राम में विजिबल है। आप मेन के अंदर इसका काम करोगे तो भी इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों ही फंक्शंस में आप आई की वैल्यू को मॉडिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इसका स्कोप है वो ग्लोबल है, और इसका लाइफ टाइम भी जब तक आप अपने कोड को पूरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब तक ये मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही पूरा का ये फंक्शन कॉल्स हुई, देखो
अब ये सारी फंक्शन कॉल हो गई और हमने ये सारा काम कर दिया। अब जैसे ही ये लास्ट रिटर्न करेगा ये वाला फंक्शन, जैसे ही ये ब्रैकेट पे हम पहुंचे, ये जो आई है ये यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब तक मेन का काम होगा तब तक ये काम करेगा, तब तक ये मेमोरी में रहेगा। और मेन कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक, है ना। देखो ये जो फंक्शंस है ना, ये मेन के अंदर ही तो कॉल कर रहे हैं हम। इसे कॉल करते हैं, यहाँ चले जाते हैं, कंप्लीट करके फिर यहीं आ जाते हैं, कॉल करते हैं, जाते हैं, फिर कंप्लीट करके फिर यहीं आ जाते हैं। तो जब तक सबकी कॉल और रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब ये फंक्शन, तब ये जो आई होगा ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल क्लास वेरिएबल। ठीक है, तो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को। चलिए, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ ग्लोबल वेरिएबल के टर्म में। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि और कहां कहां हम स्टोरेज क्लास को लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, देखो बेटा, यहां पर दो वेरिएबल हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, इंट x इक्वल टू 21 और कौन सा है? एक्सटर्न इंट y। और यहां क्या लिखा है? इंट y इज इक्वल टू 31। अब देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ग्लोबल का मतलब है कि किसी ब्रैकेट के अंदर ना हो, है ना। यहां पर दो ग्लोबल वेरिएबल हैं, कौन कौन से? x और y। अभी के लिए मान के चलो कि यहां पर कुछ नहीं है। अभी के लिए आप मान के चलो कि यहां मैंने कुछ नहीं लिखा, सपोज मैंने यहां कुछ नहीं लिखा, है ना। अभी फिलहाल बस इतना समझो कि इस केस में, इस टाइम पर यहां पर दो ग्लोबल वेरिएबल है, x और y। अब देखो, जब कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाना शुरू करता है तो वो किसे सर्च करता है? मेन को सर्च करता है। तो वो यहां पर आएगा, मेन को सर्च करते करते ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये x तो कंपाइलर को दिख गया, है ना, x इक्वल टू 21 तो कंपाइलर ने देख लिया। अब जब हम प्रिंट करने लगे मेन के अंदर आके, तो x को तो कंपाइलर 20 प्रिंट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता 21, x को तो वो 21 प्रिंट कर देगा क्योंकि उसे पता है कि x की वैल्यू 21 है ना। लेकिन जैसे ही y दिखा, हालांकि y जो है वो दूसरा ग्लोबल वेरिएबल है जो मेन के बाद लिखा हुआ है। भाई ग्लोबल ये थोड़ी कहते हैं कि सारे ग्लोबल वेरिएबल मेन के ऊपर लिखो, मेन के बाद लिखो, बाद में भी लिख सकते हैं हम। हालांकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं हम हमेशा मेन के ऊपर ही ग्लोबल वेरिएबल्स को लिखते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को दिख जाने चाहिए सारे ग्लोबल वेरिएबल मेन तक आने से पहले। यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्लोबल वेरिएबल आपने बाद में लिखा, उसकी वैल्यू भी दी हुई है आपने, उसे डिक्लेयर भी किया हुआ है, लेकिन कंपाइलर ने जब यहां देखा तो कंपाइलर को नहीं पता कि y क्या है। कंपाइलर यहां पर एरर प्रोड्यूस कर देगा, विल प्रोड्यूस एरर। कंपाइलर यहां पर एरर प्रोड्यूस करेगा, कहेगा y कहां है ना। अब हम ये बताने के लिए कि भाई y एक ग्लोबल वेरिएबल है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है। अब जब हम कंपाइलर को, अगर मैं मान लो मैं कंपाइलर को बता दूं कि भाई ये एक ग्लोबल वेरिएबल है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का, तो कंपाइलर को लगेगा अच्छा इसका मतलब ये मेन के नीचे भी हो सकता है ना। तो उस काम को करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्सटर्न इंट y। हमने क्या कर दिया? अब देखो, ऊपर से कंपाइलर आया, उसे पता चल गया कि x नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल आपके प्रोग्राम में है, उसकी वैल्यू 21 है, उसने प्रिंट कर दी। अब उसने देखा एक्सटर्न इंट y, तो ये कंपाइलर को क्या जानकारी दे रहा है? ये कंपाइलर को बता रहा है कि देयर इज अ एक्सटर्नल वेरिएबल डिफाइंड इन द कोड, है ना। कि मतलब यहां पर इस कोड में एक एक्सटर्नल वेरिएबल की डेफिनेशन है, जाओ जाके देखो क्या डेफिनेशन है। तो ये क्या करेगा? कंपाइलर को इसने बता दिया कि भाई y एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो कंपाइलर देखेगा अच्छा इसकी y की वैल्यू तो 31 है, तो अब वो y की वैल्यू को 31 प्रिंट कर देगा। तो ये एक्सटर्न कीवर्ड का ये यूज है ना। बाय डिफॉल्ट तो ये ग्लोबल वेरिएबल का एक्सटर्न होता ही है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक्सटर्न नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट तो ये एक्सटर्न है ही, लेकिन अगर इस केस में आप कोई वेरिएबल बाद में डिफाइन करना चाहते हैं तो यहां पर आप एक्सटर्न इंट y लिख के छोड़ दें, और फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन अगर अपने बाद में भी दी तो कंपाइलर इसको समझ लेता है। तो ये एक एग्जांपल है जो कि बताता है कि x और y दोनों ही ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और x हमने मेन के ऊपर बनाया है और y की डेफिनेशन हमने मेन के बाद में दी है। ठीक है भाई। तो ये बेसिकली आज का जो हमारा टारगेट था वो ये था कि हमने डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज क्लासेस पढ़ी। पहले हमने ये समझा कि स्टोरेज क्लास का पर्पस क्या है, करती क्या है स्टोरेज क्लास, और उसके बाद डिफरेंट टाइप की स्टोरेज क्लासेस के जरिए हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश की। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर हम ये जितनी भी बातें हमने की, अगर मैं इन बातों में शॉर्ट में अगर हम बात करना चाहें
तो शॉर्टकट में हम कैसे याद रख सकते हैं इन बातों को? देखो कितने स्टोरेज क्लास है हमारे पास? 4 है ना। पहली वाली कौन सी है? ऑटो, फिर रजिस्टर, फिर स्टैटिक और एक्सटर्न। ये 4 स्टोरेज क्लासेस है ना। अब कौन कौन सी चीजें थी? मेमोरी, पहले स्टोरेज, कौन कौन से पॉइंट्स थे? स्टोरेज और डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, फिर स्कोप और फिर लाइफ टाइम, है ना। ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें इनके बारे में याद रखने हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू में यहाँ पर आपको बना के छोड़ रही हूँ, जिससे आपको इसको याद करने में आसानी रहे। बहुत इजी है, आप इसको टेबल की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। क्या है देखो, देखिए क्या चीज हुई। स्टोरेज जो है वो ऑटोमेटिक की क्या है? रैम, है ना। रजिस्टर की सीपीयू रजिस्टर, बस खाली रजिस्टर ही है जिसकी सीपीयू रजिस्टर है, बाकी सबकी रैम है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर? एक पॉइंट हमें याद हो गया। दूसरा, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, पहले वाले जो दोनों हैं इन दोनों की है गार्बेज, इसकी भी गार्बेज, है ना, और इन दोनों की है 0। दूसरा पॉइंट भी याद हुआ, पहले दो की गार्बेज, दूसरे दो की 0। स्कोप जो है वो इन तीनों का लोकल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, है ना। तो इन तीनों का लोकल है और इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है। ठीक, इन दोनों का जो लाइफ टाइम है वो ब्लॉक में है, इन ब्लॉक, इस तरह लिख सकते हैं, है ना? जब तक ये ब्लॉक में रहेंगे इनका लाइफ टाइम, लाइफ एग्जिस्ट करेगी। परसिस्ट इन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, ये डिफरेंट फंक्शन कॉल्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब पूरे प्रोग्राम में, और ये होल प्रोग्राम, ये पूरे प्रोग्राम। तो ये हुआ इसका बेसिक शॉर्टकट जो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। क्या कि स्टोरेज तो ऑटोमेटिक की और बाकी सबकी रैम होती है, रजिस्टर वाले की होती है। जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है वो ऑटोमेटिक रजिस्टर की 0 है, की गार्बेज वैल्यू है, बाकी दोनों की 0 है। स्कोप जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल का ग्लोबल है, बाकी सबका लोकल है। और जो लाइफ टाइम है वो ऑटोमेटिक और स्टोरेज और जो रजिस्टर होती है वो तो जब तक ब्लॉक में है तब तक एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एक जैसे हैं दोनों। और स्टैटिक में डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में वैल्यू परसिस्ट करती है और एक्सटर्नल का तो ग्लोबल होता ही है। तो मतलब पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक, तो इस तरह आपको ये स्टोरेज क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है विद एग्जांपल हमेशा। और देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन स्टोरेज क्लासेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन सी। ये देखिए 2020 23 24 में आया हुआ है और ये इवन सेम ऑड सेम दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। और ये बेटा मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका। ऐसे ही स्कोप और लाइफ टाइम के बीच में डिफरेंशिएट करने को आ जाता है। जो पुराने पेपर्स हैं उनमें ऑटोमेटिक स्टोर और स्टैटिक, जैसे एक तीसरा क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोमेटिक एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये भी बहुत पूछा जाता था क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 22-23 में भी मेरे ख्याल से आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार करके जाना है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो आज हम ये स्टोरेज क्लास की बातें हमने की। अब आपकी पीपीएस की यूनिट 1 बेटा कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपकी यूनिट 2 स्टार्ट करूंगी। और यूनिट 2 में सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगी कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी तरह के सी में ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।